हेलो फ्रेंड्स, कला मास्टर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम लोग थ्योरी क्लास में पहाड़ी चित्रकला के बारे में पढ़ रहे हैं। आपका राजस्थान शैली जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। उसमें थ्योरी भी पढ़ लिए हैं पूरा डिटेल में 13 वीडियोज़ में, और 3 वीडियोज़ में हम लोगों ने 3 लेक्चर में उसके प्रैक्टिस सेट भी देख लिए हैं। तो आज हम लोग पहाड़ी चित्रकला शैली में जो है कांगड़ा शैली के बारे में देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने गुलेर और बसोहली शैली को पढ़ लिया है। तो आइए देखते हैं कांगड़ा शैली। देखिए, 12वीं शताब्दी के अभिधान चिंतामणि नामक कोश ग्रंथ में 12वीं शताब्दी में ये लिखा गया था। अभिधान चिंतामणि ये कोश ग्रंथ था, कोश ग्रंथ, ठीक है। इसमें जो कांगड़ा को त्रिगत संघ के अंतर्गत रखा गया है। त्रिगत संघ क्या था? देखिए, जैसे अभी अपने यहाँ भारत को कहा जाता है राज्यों का संघ है। अपने यहाँ इंडिया को, जैसे मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक, ऐसे ही इंडिया है। तो इसमें जो छोटे छोटे राज्य हैं, 29 राज्य जो अपने हैं, 28 हो गए अब तो, केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए जम्मू कश्मीर को। तो ये जो अपने यहाँ के छोटे छोटे राज्य हैं, इस पूरे राज्यों को मिलाकर इंडिया को ही तो भारत बोला जाता है। इसी को कहा जाता है भारत राज्यों का संघ है। इसी तरह से उस समय एक त्रिगत संघ के नाम से एक संघ था, ठीक है, त्रिगत नाम था। इसके तहत 14 राज्य थे त्रिगत संघ में। जैसे अभी अपने यहाँ इंडिया में 28 राज्य हैं, वैसे ये त्रिगत संघ जो था पहाड़ी चित्रकला के समय में, तो इस त्रिगत संघ में 14 पहाड़ी राज्य थे। तो उनमें से एक राज्य कांगड़ा था। तो इसीलिए कहा गया, इसमें बताया गया है अभिधान चिंतामणि में, जो कि 12वीं शताब्दी में लिखी गई थी, अभिधान चिंतामणि, और ये कोश ग्रंथ था। इसी में बताया गया है कि कांगड़ा जो है त्रिगत संघ के अंतर्गत आता था, ठीक। अब देखिए, कनिंघम ने कांगड़ा को नागरकोट भी कहा जाता था। कांगड़ा जो है एक राज्य का, एक जगह का नाम है। और जहाँ जिस जगह का नाम रहेगा उसमें जो कला शैली पनपेगी, जो कला शैली का विकास या उत्पन्न होगी, उसी के नाम से तो उस शैली को जाना जाएगा। जैसे कांगड़ा में जन्म ली है ये शैली, ये चित्रकला शैली, तो कांगड़ा शैली कहा जा रहा है। गुलेर में जन्म हुआ है तो गुलेर शैली कहा जा रहा है। लेकिन इसका जो नाम था नगरकोट था। कनिंघम ने कांगड़ा के अंतर्गत 14 पहाड़ी राज्यों का उल्लेख किया। देखिए, अभी हम लोग जो यहाँ ऊपर पढ़े हैं त्रिगत संघ, इसके तहत जो है कांगड़ा एक राज्य था। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया इंडिया का, लेकिन जो कांगड़ा राज्य था, सिर्फ कांगड़ा, अगर इस त्रिगत संघ से कांगड़ा को एक तरफ, मान लीजिए त्रिगत संघ, इसमें से कांगड़ा को निकाल लिए। अब इस कांगड़ा राज्य में भी 14 पहाड़ी राज्य थे, ठीक है। इसमें 14 पहाड़ी राज्यों को मिलाकर ये कांगड़ा बना था। कांगड़ा राज्य में मिलाकर 14 पहाड़ी राज्यों को ये मिलाकर कांगड़ा था। आप ये कह सकते हैं ये जो कांगड़ा राज्य था या कांगड़ा रियासत थी, ये 14 राज्यों को अपने अंडर में किए हुए था, ठीक। और ऐसा कौन कह रहा? कनिंघम कह रहे हैं। वर्तमान में कांगड़ा जालंधर, जो आज का जालंधर, पंजाब का जालंधर शहर है, आप लोग न्यूज़पेपर या न्यूज़ में सुनते होंगे या फिर जानते भी होंगे, जो आज का पंजाब में जालंधर एक शहर है, उसी वही पहले जो है कांगड़ा कहा, उसी को पहले कांगड़ा कहा जाता था, वही कांगड़ा है। आज का वर्तमान शहर जालंधर पहले कांगड़ा था, ठीक है। अब कला का संरक्षण देखिए, कांगड़ा शैली में किन शासकों ने कला का संरक्षण किया है। तो सबसे पहले आपके शासक हैं घमंड चंद। इनका नाम देखिए क्या है, घमंड चंद। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनका कला शैली में वही स्थान है जो गुलेर कला में गोवर्धन सिंह का है। गुलेर कला शैली है, उसमें गोवर्धन सिंह का बहुत विशेष योगदान है। तो यहाँ कांगड़ा शैली में इसीलिए उनसे तुलना की जा रही है कि कांगड़ा शैली में घमंड चंद का वही स्थान है जो गुलेर चंद में गोवर्धन सिंह का है। और इनका एक महत्वपूर्ण कार्य ये था कि इन्होंने तीर सुजानपुर नामक नगर बसाया। अब दूसरे शासक हैं आपके संसार चंद। ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इनके समय में काफ़ी ढेर सारे काम हुए हैं। तो इनका सबसे पहला काम तो यही है, ये पौत्र थे, ये देखिए ये इनके पौत्र थे। इनके बेटे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हैं घमंड चंद के, इसीलिए डायरेक्ट हम लोग पौत्र, ये इनके पौत्र थे, इनके बेटे के पुत्र थे। जो इनके पुत्र थे उनके बारे में बहुत ज़्यादा पॉइंट है नहीं आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, इसलिए डायरेक्ट हम लोग घमंड चंद के पौत्र पे आ गए। पौत्र का मतलब है पुत्र का पुत्र। तो संसार चंद के समय में क्या हुआ, ये 10 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठा। ये जब 10 वर्ष का था संसार चंद, तभी गद्दी पर बैठा और 20 वर्षों तक शासन किया तथा 22 पहाड़ी राज्यों पर आधिपत्य स्थापित किया। आप ये कह सकते हैं जो कांगड़ा राज्य का ये राजा हुआ, अभी देखिए इसके ऊपर हम लोग पढ़े हैं, कनिंघम कह रहे हैं कि कांगड़ा में 14 रियासतें थीं, लेकिन इनके समय में क्या होता है 22 रियासत आ जाती हैं, 22 पहाड़ी राज्यों पर आधिपत्य जमा लेते हैं। अब कांगड़ा 14 से 22 राज्यों की मिल्कियत हो गई कांगड़ा के पास। और मृत्यु से 3 वर्ष पहले, संसार चंद मृत्यु से 3 वर्ष पहले, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। मृत्यु से 3 वर्ष पहले 1820 ईस्वी में अंग्रेज यात्री मूर क्राफ्ट, इनका नाम मूर क्राफ्ट है,
आलमपुर में संसार चंद से मुलाकात की। देखिए ये अंग्रेज यात्री था और एक पहाड़ी शासक से मिल रहा है, इसलिए आपसे पूछा जा सकता है। और 1820 ईस्वी में, और कहाँ मिल रहा है? आलमपुर में। पहाड़ी चित्रकला शैली के शासक संसार चंद से मुलाकात करता है अंग्रेज यात्री मूरक्राफ्ट। ठीक, और ये जो इसलिए इम्पोर्टेंट है, जो मूरक्राफ्ट है अंग्रेज यात्री, ये संसार चंद के कला में योगदान की जो है प्रशंसा करता है, बहुत ज़्यादा प्रशंसा करता है। जो राजा ये थे, ये कला में जो अपने विशेष योगदान दे रहे थे, बहुत ज़्यादा कार्य करवा रहे थे कला में, कला शैली को बहुत प्रसर ये और बहुत बढ़ावा दे रहे थे, इसकी ये प्रशंसा करता है। इसीलिए आपके टीजीटी या पीजीटी आर्ट से रिलेटेड कोई भी एग्जाम के लिए ये वाला पॉइंट आपके लिए इसीलिए इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि ये संसार चंद की जो कलाओं संबंधित चीज़ें थी उसकी तारीफ़ करता है। ठीक, अब देखते हैं इसके समय के प्रमुख चित्र। इसके समय का मतलब ये है कांगड़ा शैली के नहीं, ये जो है संसार चंद के समय का चित्र है केवल। देखिए तो इसके समय में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिकंदर महान का व्यक्ति चित्र बनाया गया है। संसार चंद के समय में सिकंदर महान का व्यक्ति चित्र बनाया गया, कृष्ण बलराम का सभी बनाया गया। वही सभी और व्यक्ति चित्र का मतलब वही, सभी का मतलब जो ऐसे आप देखते होंगे सिर्फ यही इतना चेहरा, सीने तक का जो चेहरा होता, पासपोर्ट साइज जिसको कहते हैं, उसी को सभी बोला जाता है। तो कृष्ण बलराम का सभी बना संसार चंद के समय में। अर्जुन की वीरतापूर्वक कहानियों के चित्र बने। अब अर्जुन की वीरतापूर्वक आपको याद है जो द्रोणाचार्य ने मछली की आँख में तीर मरवाया था, तो वही वीरतापूर्वक कहानियाँ, इसी टाइप की अर्जुन की वीरतापूर्वक की कहानियों के चित्र बने हैं। और संसार चंद जो है हुक्का पी रहा है, ऐसा भी चित्र बना हुआ है। और देखिए बेडेन पावेल ने लिखा संसार चंद के बारे में, इनके दरबार का सर्वाधिक निपुण चित्रकार परखू था। बेडेन पावेल ने ऐसा लिखा है। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है परखू नामक चित्रकार के बारे में किसने लिखा कि ये संसार चंद के दरबार का बहुत निपुण कलाकार था। 4 अंग्रेजों के ऐसे नाम दे दिएगा, 4 व्यक्तियों के, तो आपको पता होना चाहिए बेडेन पावेल ने ऐसा लिखा था कि संसार चंद के दरबार का चित्रकार परखू जो था वो सर्वाधिक निपुण कलाकार था। आप यहाँ आपके एग्जाम में निपुण की जगह, यहाँ सर्वाधिक निपुण की जगह ऐसे पूछा जा सकता है कांगड़ा शैली का उत्कृष्ट चित्रकार था, या फिर यह कहा जा सकता है संसार चंद के समय का उत्कृष्ट चित्रकार था या सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था। तो ऐसे शब्द घुमा के सवाल वही रहेगा, लेकिन सिर्फ शब्द इधर उधर करके आपसे सेम सवाल पूछे जा सकते हैं। और ये जो प्रमुख चित्रकार हैं, ये भी जो है संसार चंद के समय के ही प्रमुख चित्रकार हैं। तो संसार के चंद के समय में मानकू नामक महिला जो चित्रकार थी, गीत गोविंद की रचना करी है इन्होंने पहाड़ी चित्रकला शैली में। गीत गोविंद की रचना नहीं की है, गीत गोविंद की रचना तो जयदेव ने की है। गीत गोविंद नामक जो पुस्तक है, ये गीत गोविंद जो बुक है आप कह सकते हैं गीत गोविंद। ठीक, गीत गोविंद नामक पुस्तक के लेखक जयदेव हैं, लेकिन इस पर जो चित्रण आधारित है उन्होंने पहाड़ी चित्रकला शैली में मानकू ने किया। ये मानकू महिला चित्रकार थी। ठीक है, दूसरे चित्रकार नैन सुख हैं, संसार चंद के समय के। तीसरे परखू हैं, इनके बारे में तो अभी यहाँ देख रहे हैं, हम लोग पढ़ भी रहे हैं। और चौथे चित्रकार हैं दोखू, अगले हैं बसिया, यहाँ पे बसिया हैं। ठीक है, बसिया भी लिखा जा सकता है, बसिया भी, नाम में कोई बहुत बड़ी गलती नहीं होती है, बस आप इतना याद रखिए। बसिया नामक चित्रकार संसार चंद या पहाड़ी चित्रकला शैली या फिर कांगड़ा शैली से संबंधित चित्रकार था। ठीक, अगले चित्रकार हैं लक्ष्मण दास, अगले हैं सूरजन, ये इसी में दोनों लिख गया है। अगले हैं ये गुलाब, ये अलग हैं, ये अलग है, सूरजन अलग है, सूरजन अलग हैं, गुलाबो राम अलग हैं। और लास्ट है खुशाला। ये सभी चित्रकार जो है संसार चंद के समय के चित्रकार थे। अब आप खुद सोचिए, इतनी ढेर सारे चित्रकार, ये भी जो इम्पोर्टेंट उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसीलिए जो अंग्रेज यात्री मूरक्राफ्ट था, इनकी कला में योगदान, इनके कला के प्रति कार्यों की या फिर कला के प्रति इनकी इंटरेस्ट को देखकर इनकी तारीफ़ करता है। इसीलिए वो वाला यात्री आपके लिए एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, अब प्रमुख चित्र देखें इनके समय का प्रमुख चित्र जो है बिरह राग, राग वसंत, नल दमयंती, सोहनी माहीवाल, ठीक, हीर रांझा, बाज बहादुर, रूपमती, हमीरहट। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चित्र आपका ये है, बाज बहादुर तो है ही, ये वाला। ये सिक्कों के जो 10 धर्मगुरु थे, सिक्कों के 10 ही तो धर्मगुरु हुए हैं, इन सभी का सभी बनाया गया था इस शैली में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, ये कांगड़ा शैली में सिखों के 10 धर्मगुरुओं के सभी धर्मगुरुओं, जो 10 धर्मगुरु हुए हैं सिख धर्म में, सिख संप्रदाय में, सभी गुरुओं का सभी चित्र बनाया गया था 1820 ईस्वी में संसार चंद के समय में। अब देखते हैं कांगड़ा शैली की विशेषताएं क्या है। कांगड़ा शैली में देखिए विषय जो थे दृश्य प्रधान थे। दृश्य का मतलब देख सकते थे आप उन चित्रों को, और रोमांटिक विषय थे। आपको ये सब ना लिखे, डायरेक्ट लिख देगा प्रेम आधारित विषय थे। ठीक, सिर्फ लिख देगा प्रेम आधारित विषय थे।
धरातल कैसे यूज होते हैं, धरातल का या धरातल या पृष्ठभूमि का मतलब एक ही है। जैसे ये मान लीजिए है जिस पे आप ये जिसमें ये नीचे डार्क ग्रीन दिख रहा है, इसके ऊपर हम लोग ये लिखे हुए हैं, तो ये जो नीचे वाला पार्ट है ये वाला, ये डार्क ग्रीन वाला, इसी को धरातल बोलेंगे। तो ये वाला कलर जैसे यहाँ पर डार्क ग्रीन है, वहाँ पर क्या होता था कांगड़ा शैली में, वो भूरे और सियाल कोटी कागज़, उनका कुछ अपना स्पेशल कागज़ था कांगड़ा शैली के चित्रकारों का, तो उसी कागज़ पर धरातल उनका था, उसी पर चित्रकारी करते थे। वो किस कलर का था कागज़, भूरे कलर का था। जैसे यहाँ हम लोग का ये ग्रीन वाला पार्ट है जिसपे ये लिखा गया है वाइट से येलो से, ऐसे ही उनका ये ग्रीन वाले पार्ट की जगह भूरा कलर था और ये भूरे रंग का कागज़ था। यहाँ पर स्क्रीन है, टच स्क्रीन है, वहाँ पर वो कागज़ था धरातल, जिस पर कांगड़ा शैली में चित्रकारी की जाती थी। तो आप कागज़ याद रखिए और कलर भी याद रखिए, कैसा धरातल होता था, भूरे रंग का। रेखाएं देखिए, ये रेखाएं अगर आप कला के तत्व में पढ़ते होंगे, 6 तत्वों उसको भी पढ़ाया जाएगा आपको, तो उसमें से एक तत्व रेखा, जैसे पोत, तान, अंतराल, ये वाला पढ़ा होगा आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने। तो उसमें से एक तत्व, कला का एक तत्व है रेखा। तो देखिए कांगड़ा शैली में रेखाएँ जो है बहुत विशेष प्रकार की बनाई गई थी, इसलिए ये इसकी मेन विशेषता हो जाती है। देखिए रेखा में अजंता का प्रभाव माना जाता है। कांगड़ा शैली में जो जिन रेखाओं द्वारा चित्रकारी की गई है उस पर अजंता का प्रभाव देखा जाता है, और हर रेखा अपने अंदर कोई ना कोई भाव छिपाए हुए है। मान लीजिए कोई चित्र ऐसे बना है, ऐसे मान लो कोई चित्र बना है, जैसे इधर कर रहे हैं तो ये भी कोई भाव छिपाई, इधर कोई रेखा, ये वाली रेखा इधर कोई ना कोई भाव छिपाई है। ऐसे मान लीजिए कोई ये चित्र है, तो जितनी भी रेखा हैं जिधर जिधर मुड़ रही हैं, सभी रेखाओं में कुछ ना कुछ झलक रहा है भाव। ठीक, रेखाएं इतनी परिमार्जित मतलब नई, सुकोमल हैं कि आर्चर महोदय ने कांगड़ा पर पाश्चात्य कला का प्रभाव बताया। ठीक, पाश्चात्य गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। तो रेखाएं इतनी परिमार्जित एवं सुकोमल हैं कि आपसे पूछा जा सकता है कि चित्रकला शैली पर रेखाओं के प्रभाव को आर्चर महोदय ने पाश्चात्य कला का प्रभाव बताया। किस पहाड़ी चित्रकला शैली के बारे में ऐसा कहा है, तो कांगड़ा चित्रकला शैली में। ठीक है, रंग अगर देखें तो लाल एवं नारंगी रंगों की प्रधानता है। प्रधानता क्या मतलब है, रंग ढेर सारे यूज हो रहे हैं, लेकिन मेन रूप से, मुख्य रूप से अगर रंगों की बात की जाए तो लाल एवं नारंगी रंग ज़्यादा यूज हो रहे हैं। और जेसी प्रिंस ने कांगड़ा के वर्ण, यहाँ वर्णन नहीं होगा, वर्ण होगा, वर्ण विधान को इंद्रधनुष वर्ण विधान, ये पूछा भी गया है आपके एग्जाम में, ये इंद्रधनुष वाला पॉइंट आपके एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन ऐसे पूछा गया है, यहाँ पर नाम नहीं दिया गया है। पूछा गया किस चित्रकला शैली में वर्ण विधान को इंद्रधनुष वर्ण विधान माना गया है, तो कांगड़ा शैली के वर्ण विधान को इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं। तो आप थोड़ा सा अपना इमेजिनेशन पावर बढ़ाइए, उससे सोचा भी करिए, जो पढ़ रहे हैं उसको दिमाग में सोचिए कि अगर कैसा रंग विधान होगा। इंद्रधनुष आप में से बहुत लोगों ने, सबने देखा होगा, तो इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं। तो ऐसे ही कांगड़ा शैली के वर्ण विधान को किससे तुलना कर रहे हैं जेसी प्रिंस, इंद्रधनुष के कलर से। ठीक है, इंद्रधनुष जो बारिश के बाद निकलता है आसमान में। अब क्षितिज रेखा नीचे की ओर दर्शाई गई, क्षितिज रेखा जो है नीचे की ओर दर्शाई गई है, और इस पर मुगलिया प्रभाव, जो कि मुगलिया प्रभाव दर्शाता है। ये क्षितिज रेखा बनाई गई है, इसी तरह मुगल शैली में बनाई जाती थी, इसीलिए इसको कहा जा रहा है ये मुगलिया प्रभाव दिखा रहा है। ठीक, अब देखिए मानवाकृतियाँ कैसी बनाई गई। विशेषताओं में मानवाकृतियाँ एक चश्म चेहरे बनाए गए हैं, नेत्र कमल की पंखुड़ी के समान। हम लोग किसी और शैली में पढ़े थे कि नेत्र जो है कमल की पंखुड़ी के समान बनाए गए। देखिए कमल की पंखुड़ी ऐसे है, तो इसका मतलब नेत्र जो है कटीले बनाए गए हैं। कमल की पंखुड़ी ऐसे ही तो होती है, ऐसे नेत्र बनाए गए, तो इसका मतलब कटीले नेत्र बनाए गए हैं कांगड़ा शैली में। अब पशु चित्रण में देखिए, इसके पहले हम लोग बसोहली शैली को पढ़े, वहाँ पर गायें जो है दुबली पतली बनाई गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है दोनों शैलियों की। जो बसोहली में पढ़ा है कि गायें दुबली पतली बनाई गई हैं, लेकिन यहाँ कांगड़ा शैली में हम लोग पढ़ रहे हैं कि गाय जो है हष्टपुष्ट बनाई गई। ये बहुत अच्छी बात है, गाय बहुत हष्टपुष्ट थी कांगड़ा में। अब नायिका भेद देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो नाट्यशास्त्र उसमें नायिकाओं के 8 प्रकार बताए हैं, वही मान्य है। तो यहाँ पर 3 प्रकार की नायिकाओं का चित्रण किया है, स्वकीय, परकीय, सामान्य। ये 3 प्रकार की नायिकाओं का चित्रण कांगड़ा शैली में हुआ है, जबकि नायिका भेद कितने हैं, 8 प्रकार की नायिकाएं हैं। ठीक, एक दिन हम 8 भेद बता देंगे, क्योंकि कई शैलियों में हम पढ़े हैं नायिका भेद के बारे में। एक दिन छोटा सा वीडियो लेकर आएंगे जिसमें नायिका भेद के बारे में ही होगा वो वीडियो। तो यहाँ पर आप बस ऐसे याद कर लीजिए कि कांगड़ा शैली में 3 प्रकार की नायिकाएँ का चित्रण हुआ, स्वकीय, परकीय और सामान्य। अब देखिए कांगड़ा शैली के बारे में विभिन्न विद्वानों के विचार क्या थे, किसने क्या कहा है कांगड़ा चित्रकला शैली को। तो देखिए रांधवा ने कहा है कांगड़ा की चित्र शैली रंगमय, काव्यमय, संगीत है। ये इतनी तारीफ़ कर रहे हैं कांगड़ा चित्रकला शैली की, वो कह रहे हैं ये रंगमय भी है, काव्यमय भी है और संगीत भी है ये चित्रकला जो है। ठीक, और प्रिंस लॉरेंस बिनियम जो है ये कह रहे हैं कांगड़ा के चित्रों की तुलना इन्होंने चीन व जापान के चित्रों से की। प्रिंस लॉरेंस, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है,
आपसे पूछा है, ऐसे पूछा जा सकता है कांगड़ा के चित्रों की तुलना किस देश के चित्रों से की गई, तो चीन व जापान के चित्रों से की गई है। और या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कांगड़ा के चित्रों की तुलना चीन व जापान के चित्रों से किस विद्वान ने की है, तो प्रिंस लॉरेंस बिनियम। ठीक, अगला पॉइंट है आपके सामने A.K. स्वामी, ये वही स्वामी हैं, आनंद किंटिस कुमार स्वामी, इनका शॉर्ट नाम है A.K. स्वामी। इन्होंने क्या कहा है कांगड़ा शैली के बारे में, चीन की कला में जो महत्व दृश्य चित्र लैंडस्केप पेंटिंग का, वही महत्व यहाँ प्रेम का है। अब आप समझ सकते हैं कांगड़ा चित्र कला शैली का मुख्य विषय इसीलिए प्रेम है। अभी हम लोग विशेषताओं में पहला पॉइंट ही यही पढ़े हैं, तो ये वही तुलना कर रहे हैं, जितना महत्व चीन की कला में दृश्य चित्र लैंडस्केप पेंटिंग का, वही महत्व यहाँ प्रेम का है। अब ये देखिए मोइनुद्दीन एक विद्वान थे, इनको हातिम कहा जाता है और इनको रुस्तम भी कहा जाता है। ये जो है कांगड़ा चित्रकला शैली के पारखी विद्वान थे, जो ये परख करते थे, उसकी वजह से इनको हातिम कहा जाता था। और जो उदाहरण पेश करके बताते, जैसे मान लीजिए कांगड़ा चित्रकला शैली का कोई उदाहरण, कांगड़ा चित्रकला से कोई चित्र उठा के उन्होंने एग्जाम्पल दिखा दिया कोई अपनी बात प्रूफ करने के लिए, उस वक्त जब ये उदाहरण देते थे तो इनका नाम रुस्तम हो जाता था। और जब ये कोई कला पारखी कोई कला के बारे में कोई विशेषता बताते थे तो इनका नाम हातिम। तो आपके लिए यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है कि कांगड़ा चित्रकला शैली के किस विद्वान को जो है हातिम या रुस्तम कहा जा रहा है, तो वो मोइनुद्दीन है। ठीक है, और या फिर ऐसे पूछा जा सकता है आपसे कि कांगड़ा चित्रकला शैली के बारे में किस विद्वान को उसकी कांगड़ा चित्रकला शैली के पारखी या उदाहरण देने की वजह से रुस्तम या हातिम कहा जा सकता है, तो कौन से विद्वान है, मोइनुद्दीन। ठीक, अनीस बनर्जी क्या कहते हैं, ये कला के बारे में कह रहे हैं, कला अपने देश, यहाँ पढ़ने लीजिए, अपने कर लीजिए, अपने देश काल की उपज होती है। जो कला, इसका मतलब ये है, बहुत एक ही लाइन में बहुत गहरी बात है ये। इनका ये कहना है कला अपने देश काल की उपज होती है। मान लीजिए कांगड़ा है, ये तो भारत का एक छोटा सा पार्ट था ना, पहाड़ी राज्यों में ऐसे ऊपर जो है, मान लीजिए यहाँ कांगड़ा रहा होगा, तो ये जो कांगड़ा शैली विकसित हुई अपने ही क्षेत्र में तो विकसित हुई, और अपनी जो लोकल पहचान है, स्थानीय चीज़ें हैं, स्थानीय विशेषताएं हैं, उसमें वो समाहित रही होंगी। तो वही इनका कहना, कला जो होती है अपने देश काल की उपज होती है। देश काल, यहाँ काल का मतलब ये समय के साथ, इसमें जैसे अपने यहाँ मुग़ल आ गए, बहुत ढेर सारे लोग बाहर से आए आक्रमणकारी, तो धीरे धीरे उन लोगों की कला भी अपने यहाँ थोड़ा थोड़ा समाहित होती गई। तो वही यहाँ पर काल का यही मतलब है कि समय के साथ उन कलाओं में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन भी हो जाता है। और देश का मतलब ये जहाँ उपजती है उसकी विशेषताएं अपने में समाहित किए हुई रहती है। अभी मान लीजिए यहाँ की कोई चीज़ है, उसमें अलग विशेषता रहेगी, अगर आप दक्षिण में जाएंगे उसमें उस चित्रकला शैली में अलग विशेषता रहेगी। हम लोग दक्षिणी चित्रकला शैली भी पढ़ेंगे आगे, तो आप इसका मतलब समझ गए होंगे। एक नोट है आज आपके लिए, देखिए, संसार चंद के दरबार में अभिवादन जो है लाहौर परापत के नाम से किया जाता था। जब राजा अपने दरबार में आते थे तो जैसे अपने यहाँ अभिवादन, नमस्ते, प्रणाम, ये सब किया जाता था, वैसे जैसे ही दरबार में अभिवादन, आपस में अगर कोई अभिवादन का मतलब है कि एक दूसरे को जो नमस्ते हम लोग बोलते हैं, प्रणाम बोलते हैं, वही अभिवादन है। तो संसार चंद के दरबार में अभिवादन जो है लाहौर परापत के नाम से किया जाता है। लाहौर परापत, ये इसको इतना प्रतापी राजा माना जाता था, लाहौर को, संसार चंद को। तो सब वहाँ पर कामना करते थे, इसके दरबारी जो थे, इसके प्रजा जो थे, कि लाहौर भी प्राप्त हो जाए। भी देखिए, मैंने आपको बताया कि पहले कनिंघम ने जो है कांगड़ा चित्रकला शैली में 14 राज्यों को समाहित किया था। 14 राज्य कांगड़ा चित्रकला शैली के तहत आ रहे थे। लेकिन संसार चंद के समय में क्या होता है, ये 10 ही साल का रहता है और 20 साल तक शासन करता है। अपने राज्य में 22 राज्य कर लेता है, 22 राज्यों को जीत कर अपने राज्य में मिला लेता है। तो ये इसके दरबारी या इसकी प्रजा या ये खुद ऐसी कामना करते थे कि लाहौर भी प्राप्त हो जाए, लाहौर पर, इसीलिए ये लोग अभिवादन ही वैसे करते थे कि लाहौर परापत। इससे आप एक मोटिवेशन ले सकते हैं कि इन लोग कितने महत्वाकांक्षी थे और उसको अभिवादन बना लिए थे उस चीज़ को जो ये पाना चाहते थे, जिसकी ये कामना करते थे, जो इनका लक्ष्य था। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आप ना, मज़ेदार है। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे कल। थैंक यू सो मच।